हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको हिंदी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे टाइप कर सकते हैं www.msEducationTV.com, वहाँ से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पतंग कविता में खरगोश की आंखों जैसा किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है लाल सवेरा को। तो इसमें गया ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्दे की कीमती चीज क्या है? तो पर्दे की कीमती चीज क्या है? वक्त। तो इसमें गया ऑप्शन अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उषा कविता में प्रातःकालीन नीला आकाश किस जैसा बताया गया है? तो शंख जैसा। तो इसमें यहाँ पे जो है ऑप्शन अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर स्वीकारा है कविता में कवि की आत्मा कैसी हो गई है? कमजोर। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी हानि विशेष क्षति नाही, यह किसने कहा है? तो यह श्री राम ने कहा है। तो इसमें जो है ऑप्शन अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिराक गोरखपुरी ने किसकी आंखें झपकाने की बात की है? तो तारों की। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे जो है काव्यांश दिया गया है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और यहाँ पे जो आगे डैश डैश लगा रखा है, जादू टूटता है इस उषा का सूर्योदय हो रहा है। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं प्रसंग की, यानी कि कौन सी कविता है, किसके द्वारा रचित है। तो प्रस्तुत पंक्तियां कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा से ली गई है। यह कवि प्रातःकालीन दृश्य का मनोहारी चित्रण कर रहा है। प्रातःकाल आकाश में जादू होता प्रतीत होता है जो पूर्ण सूर्योदय के पश्चात टूट जाता है। तो यहाँ पे ये जो है इसका प्रसंग है। ये जो कविता का नाम है उषा, और इसके जो कवि हैं इनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं व्याख्या की। ये जो काव्यांश दिया गया इसकी व्याख्या क्या बनेगी? कवि सूर्योदय से पहले आकाश के सौंदर्य में पल पल होते परिवर्तनों को सजीव अंकन करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि मानो नीले जल में किसी गोरी नव युवती का शरीर झिलमिला रहा है। नीला आकाश नीले जल के समान है और उसमें सफ़ेद चमकता सूरज सुंदरी की गोरी देह प्रतीत होता है। आगे है यहाँ पे, हल्की हवा के प्रवाह के कारण यह प्रतिबिंब हिलता सा प्रतीत होता है। इसके बाद उषा का जादू टूटता सा लगने लगता है। उषा का जादू यह है कि वह अनेक रहस्यपूर्ण एवं विचित्र स्थितियां उत्पन्न करता है। कभी पूती स्लेट, कभी नीला चौका, कभी शंख के समान आकाश, तो कभी नीले जल में झिलमिलाती देह। ये सभी दृश्य जादू के समान प्रतीत होते हैं। सूर्योदय होते ही आकाश स्पष्ट हो जाता है और उसका जादू समाप्त हो जाता है। इसी के अथवा में एक और काव्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए काव्यांश है, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी प्रसंग की। तो यहाँ पे प्रस्तुत पंक्तियां कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता बादल राग से ली गई हैं। इसमें शोषित वर्ग द्वारा क्रांति के आह्वान का चित्रण किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कविता का नाम है बादल राग, और जो कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब यहाँ पे इसकी जो व्याख्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। कवि बताता है कि असक्त भुजाओं और कमजोर शरीर वाला किसान अधीर होकर क्रांति का आह्वान करता है। उसके कष्टों का हरण करने वाला क्रांति का बादल ही है। हे जीवन के पारावार, पारावार का मतलब है बादल। इन पूंजीपतियों ने किसान के जीवन का सारा रस ही चूस लिया है और उसे प्राणहीन बना दिया है। भूख से बेहाल किसान अब नरकंकाल बनकर रह गया है। वह हड्डियों का ढांचा मात्र दिखाई देता है। तुम ही अपने जल वर्षण से उसे नया जीवन दे सकते हो। वह तुम्हें पुकार रहा है। भाव यह है कि क्रांति के आगमन से पूंजीपति तो दहल जाते हैं, पर जीर्ण शीर्ण किसान अधीर होकर उसे बुलाते हैं। क्रांति से साधारण लोग ही लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हरिवंश राय बच्चन अथवा तुलसीदास के जीवन, साहित्य एवं भाषा शैली का जो है संक्षिप्त परिचय दीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हरिवंश राय बच्चन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए जो पहला पॉइंट है इसमें है जन्म। हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं शिक्षा के बारे में।
इन्होंने MA PhD तक की है, यानी कि कैम्ब्रिज से की है MA PhD। ये 1942 से 1952 तक इलाहाबाद के विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे और आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंधित भी रहे। इसके बाद ये विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं प्रमुख रचनाएं। तो इनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं? इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। मधुशाला जो 1935 में छपी, मधुबाला 1938, मधुकलश 1938, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ काव्य संग्रह, यानी कि टूटी फूटी कड़ियाँ एक काव्य संग्रह है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, आरती और अंगारे, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक आत्मकथा है, प्रवास की डायरी, हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ अनुवाद। उनका पूरा व्यंग्य बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में। दोनों महायुद्धों के बीच के मध्यवर्गीय बेचैन विकल मन को कवि बच्चन जी ने अपनी वाणी द्वारा अभिव्यक्त किया है। उन्होंने छायावादी लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत और संवेदनशील गेय शैली में अपनी बात को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में घटी हुई घटनाओं को भी सहज एवं अनुभूति की ईमानदारी से अभिव्यक्त किया है। बच्चन के द्वारा कविता का जो रूप प्रकट हुआ है, यह रूप हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल कारण रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे इनकी भाषा शैली की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे भाषा शैली, लेखक ने अत्यंत सहज तथा बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है, जिस कारण स्वतंत्र रोचकता बनी रहती है। लेखक की भाषा में चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है। लेखक ने अपने भावों को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए तत्सम देशज विदेशी शब्दों के अतिरिक्त मुहावरों का भी जो है यथास्थान सहज रूप से प्रयोग किया है। नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे है निधन। इनकी जो मृत्यु है, यानी कि इनका निधन जो है 2003 में मुंबई में हुआ। इसी के अथवा में यहाँ पे एक और दिया गया तुलसीदास के बारे में आपको बताना है। तो तुलसीदास का जो जीवन परिचय यहाँ पे देखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं जन्म। गोस्वामी, इनका जो पूरा नाम था ये था गोस्वामी। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा उत्तर प्रदेश जिले के राजपुरा गांव में हुआ। नेक्स्ट ये बात कर लेते हैं यहाँ पे इनकी शिक्षा के बारे में। यहाँ पे देखिए इनकी शिक्षा। तुलसीदास जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके गुरु नरसिंह दास जी के आश्रम में हुई थी। नरसिंह बाबा जी के आश्रम में रहते हुए तुलसीदास, जिसको हम बोलते हैं राम बोला जी, ने 15 से 16 साल की उम्र तक सनातन धर्म, संस्कृत व्याकरण, हिंदू साहित्य, वेद दर्शन, 6 वेदांग, ज्योतिष शास्त्र आदि की शिक्षा प्राप्त की। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञ प्रश्न, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण, दोहावली और कवितावली, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थीं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं साहित्यिक विशेषताओं के बारे में। भक्तिकालीन सगुण काव्यधारा की राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास में भक्ति से कविता लिखने की प्रक्रिया की सहज परिणति हुई है। काव्य रचना में उनकी भक्ति इस हद तक कर लोकोन्मुख रही है कि वे हिंदी साहित्य में लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। यह बात उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से ही नहीं वरन काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी पूर्णतः सत्य है। इसका सबसे मुख्य प्रमाण तो यह है कि उन्होंने शास्त्रीय भाषा संस्कृत में सृजन क्षमता होने के बावजूद भी लोक भाषा अवधि व ब्रिज भाषा में साहित्य की रचना की है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं इनकी भाषा शैली के बारे में। तुलसीदास जी इस अर्थ में भी हिंदी के जातीय कवि हैं कि वे अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सभी भावात्मक व काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। उनके काव्य में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद और काव्य भाषा की जो बहुल समृद्धि दिखती है वह अद्वितीय है। उन्होंने तत्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाओं अवधि व ब्रिज भाषा तक तथा दोनों संस्कृत कथाओं सीताराम व राधा कृष्ण की कथाओं को अपनी अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बनाया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं इनकी मृत्यु के बारे में। तो इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में काशी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। यानी कि आपको डिटेल में इनके आंसर देने हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है, पतंग कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। पतंग जो कविता इसका मूल भाव क्या है।
यहाँ पे आंसर है पतंग आलोक धनवा द्वारा रचित कविता है, यानी कि इसके जो रचयिता हैं ये आलोक धनवा, जिसमें कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर एवं सजीव चित्रण किया है। उन्होंने बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तनों को सहज भाव से अभिव्यक्त किया है। पतंग बच्चों के उमंगों का रंग बिरंगा सपना है जो आसमान में उड़ता है, जिसे बाल मन छूना चाहता है। बच्चे उमंग में झूमकर आसमान को पार कर जाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिड़िया के बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? तो इसका आंसर है बच्चों को लगता है कि शाम ढल आई है, उनके माता पिता उनके लिए भोजन लेकर आते ही होंगे, अतः वे अपने माता पिता को देखने के लिए नीड़ों से झांक रहे हैं। माता पिता से उनका मिलन हो जाएगा तथा उनके पेट की आग भी शांत हो जाएगी। इस तरह नीड़ों से झांकना उनकी प्रतीक्षा को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है किसके ऊपर गहने फेंककर लक्ष्मी ने पिता के चिर विछोह की मरम व्यवस्था व्यक्त की है? तो इसका राइट आंसर है पति पर। तो यहाँ पे जो गया ऑप्शन अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार दर्शन पाठ में फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है संयमी। तो इसमें क्या ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काले मेघ पानी दे पाठ में कुमार सुधार सभा का उपमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर है लेखक। क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुट्टन पहलवान के माता पिता का स्वर्गवास हुआ तब उनकी आयु कितनी थी? तब उनकी जो एज थी वो थी 9 साल, यानी कि 9 वर्ष। क्या ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिस्थितियों ने हमेशा चार्ली को कैसा चरित्र बना दिया? तो इसका राइट आंसर है बाहरी। तो इसमें जो क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप अदीब ठहरी, यहाँ अदीब का अर्थ है, तो अदीब का अर्थ है यहाँ पे साहित्यकार। क्या ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या करें। यहाँ पे गद्यांश दिया गया इसकी सह प्रसंग व्याख्या करिए करनी है आपको। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गद्यांश क्या है। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र अस्तित्व अपने विकास परिचय के लिए भी मेरे जीवन को घेरे हुए है। तो ये जो है गद्यांश है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके प्रसंग के बारे में। तो प्रस्तुत गद्यांश लेखक महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पाठ भक्तिन से लिया गया है। इसमें लेखिका ने स्वयं का और भक्तिन का संबंध स्पष्ट किया है। नेक्स्ट है यहाँ पे अब इसकी जो व्याख्या है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे व्याख्या, महादेवी की दृष्टि में भक्तिन को घर का नौकर कहना सर्वथा अनुचित है। जिस प्रकार घर में बारी बारी अंधेरा और उजाला आता रहता है, गुलाब खिलता रहता है और आम फलता रहता है, परंतु हम उन्हें नौकर नहीं कह सकते, यह उनका स्वभाव है। इन सब का अपना अपना अस्तित्व है जिसे सार्थक बनाने के लिए वह हमें सुख और दुख देते रहते हैं। उसी प्रकार भक्तिन का अस्तित्व भी स्वतंत्र था और वह अपने विकास का परिचय देने के लिए लेखिका को चारों ओर से घेरे हुए थी। भाव यह है कि भक्तिन महादेवी के जीवन का एक अनिवार्य अंग थी, अपने सुख दुख दोनों के साथ जीवित रहने की जो है अधिकारिणी थी। इसी के अथवा में एक और जो है गद्यांश दिया गया है। गद्यांश है यह सीरीज एक अद्भुत अवधूत है, दुख हो या सुख हो वह हार नहीं मानता, न उद्योग का लेना न माधव का देना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत न जाने कहाँ से अपना रस खींचते रहते हैं। मौत से आठों याम मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल में अपना रस खींचता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके प्रसंग के बारे में। प्रस्तुत गद्यांश लेखक श्री हरिप्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित पाठ शिरीष के फूल से लिया गया है। लेखक ने शिरीष के वृक्ष को अवधूत की भांति स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त मानव को उस वृक्ष से प्रेरणा ग्रहण करने का संदेश दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे इसकी जो व्याख्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। लेखक को कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि शिरीष का एक निराला अवधूत है। जैसे अवधूत सदा हर देश और काल में एक रस और आत्मलीन रहता है, उसी तरह यह शिरीष भी किसी भी स्थान पर हो, कठिन से कठिन समय से गुजर रहा हो, अपने आप में ही मस्त सा दिखाई देता है। शिरीष दुख में या सुख में कभी हार नहीं मानता। उसे न किसी से कुछ लेना है और न किसी को कुछ देना है।
भयंकर ग्रीष्म ऋतु में जब धरती और आकाश सूर्य ताप से जले होते हैं, तब भी ये श्रीमानियन की सीरीज न जाने कहाँ से अपने को उत्फुल्ल बनाए रखने को रस खींचते रहते हैं। अपने आसपास के वातावरण से कुछ लेना देना नहीं, यह तो आठों पहर अपनी मस्ती में डूबे रहते हैं। किसी वनस्पति विज्ञानी ने लेखक को बताया था कि सीरीज उस श्रेणी का वृक्ष है जो वायुमंडल से अपने लिए सीधे ही जीवन रस प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे जो प्रश्न पूछे गए, प्रश्न क्या है यहाँ पे, भक्तिन के चरित्र की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो भक्तिन उधेड़ उम्र की महिला है, उसका कद छोटा व शरीर दुबला पतला है, उसके होठ पतले हैं और आंखें छोटी हैं। भक्तिन बेहद स्वाभिमानी और कर्मठ महिला है। भक्तिन में सच्चे सेवक के सभी गुण हैं। ये उसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काले मेघा पानी दे पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। काली मेघ उत्तर है इसका, काले मेघा पानी दे पाठ धर्मवीर भारती द्वारा लिखित है। इसमें लेखक ने लोक आस्था और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास की अपनी सामर्थ्य है। लेखक ने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि से मुक्ति पाने हेतु गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वारा द्वार द्वार पानी मांगने जाती है, लेकिन लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी समझता है। लेखक की जीजी इस कार्य को अंधविश्वास न मानकर लोक आस्था त्याग की भावना कहती है। लेखक बार बार अपनी जीजी के तर्कों का खंडन करता है, उसे पाखंड और अंधविश्वास कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के अंतर्गत समाज में प्रचलित जाति प्रथा को गलत ठहराकर कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन को आवश्यक बताया गया है, क्योंकि जाति के आधार पर श्रम विभाजन करने से व्यक्ति की निजी क्षमता का सदुपयोग नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वित्तान भाग 2 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर क्या है, सिल्वर वेडिंग कहानी का उद्देश्य क्या है। सिल्वर वेडिंग जो कहानी, इसका उद्देश्य क्या है। तो सिल्वर वेडिंग कहानी का मूल संवेदना 2 पीढ़ियों के बीच के अंतराल को स्पष्ट करना है। यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी के आदर्शों और मूल्यों से जुड़े हैं, जबकि उनके बेटे नई पीढ़ी के अनुसार जीने में विश्वास रखते हैं। लेखक ने इस कहानी में दोनों पीढ़ियों के अंतर को कुशलतापूर्वक अभिव्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोधर बाबू को भूषण ने उपहार देते समय क्या कहा और उन्हें यह सब कैसा लगा। तो इसका आंसर है, जब यशोधर बाबू को भूषण ने ड्रेसिंग गाउन उपहार में दिया तब पुत्र द्वारा यह कहे जाने पर कि बब्बा आप सवेरे दूध लेने जाते हैं, तब आप यह ड्रेसिंग गाउन पहनकर जाया कीजिए। यह बात उन्हें बुरी लगी, उनकी आंखों में जल छलछला आया। बेटा उनसे यह भी तो कह सकता था कि पिताजी दूध मैं ला दिया करूंगा, आप अपनी उम्र जो है आपकी उम्र आराम करने की है। लेकिन पुत्र ने ऐसा नहीं कहा, तो उनके मन को धक्का सा लगा, वे भीतर ही भीतर बड़े दुखी हुए। क्वेश्चन नंबर गए, जूझ पाठ में बचपन में लेखक के मन में पढ़ने के लिए क्या विचार थे। तो इसका आंसर है, लेखक की पाठशाला में मराठी भाषा के अध्यापक सौंदल गेकर कविता के अच्छे रसिक और मर्मज्ञ थे। वे कक्षा में सहस्वर कविता पाठ करते थे तथा लय, छंद, गति, यति, आरोह अवरोह आदि का ज्ञान कराते थे। लेखक उनको देखकर बहुत प्रभावित हुआ। इस प्रकार उनके मन में स्वयं कविता रच लेने का जो आत्मविश्वास पैदा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अतीत के दबे पाव पाठ के कथ्य पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर है, ओम थानवी ने अतीत में दबे पाव की रचना यात्रा वृत्तांत के रूप में की है, परंतु यह रिपोर्ट से मिलता जुलता लेख है। इसमें लेखक ने अतीत काल की सिंधु घाटी सभ्यता का रोचक और सजीव वर्णन किया है। यह सभ्यता 2 महानगरों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच में बसी थी। इस लेख में मोहनजोदड़ो शहर और वहाँ की सभ्यता व संस्कृति पर समुचित प्रकाश डाला गया है। लेखक ने यहाँ की बड़ी बस्ती का वर्णन करते हुए महाकुंड का भी परिचय दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता में स्तूप, गड्ढे, स्नानागार, टूटे फूटे घर, चौड़ी और कम चौड़ी सड़कें, बैलगाड़ियाँ, सुई, छोटी छोटी नौकाएं, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियाँ और औजार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन को किस कारण लगा कि उनकी दुनिया पूरी तरीके से उलट पुलट गई है। तो इसका आंसर है, एन के घर बुधवार 8 जुलाई 1942 को संदेश आया था कि उनकी 16 वर्षीय बहन
मार्गोट को ASS से बुलावा आया था। इस बुलावे का अर्थ उसे यातना शिविर में बुलाया जाना था, जिसमें उसे जर्मन सैनिकों की दया पर छोड़ देना था। एन के माता पिता को यह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था, इसलिए उन्होंने तुरंत भूमिगत हो जाने का निश्चय कर लिया था। इससे एन को लगा था कि उनकी दुनिया जो है पूरी तरीके से उलट पुलट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। अभिव्यक्ति और माध्यम के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, कैक जो प्रश्न है इसका फर्स्ट पार्ट, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है प्रिंट माध्यम, जिसको बोलते हैं मुद्रित माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली साइट कौन सी है? तो भारत की पहली जो साइट थी ये थी रीडिफ, स्पेलिंग यहाँ पे लिख रखी है REDIFF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार कैसे लिखा जाता है? स्पष्ट कीजिए। पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। आमतौर पर समाचार पत्रों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, जिसे संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं। अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। इसके बाद वे पैराग्राफ में उससे कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य की जानकारी दी जाती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक यह समाचार खत्म नहीं हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। दृश्य माध्यम की तुलना में श्रव्य माध्यम की क्या सीमाएं हैं? इसे किस प्रकार दूर किया जा सकता है? दृश्य का मतलब होता है देखना, श्रव्य का मतलब होता है सुनना। तो यहाँ पे आंसर देखिए, दृश्य श्रव्य माध्यमों की तुलना में श्रव्य माध्यम की अनेक सीमाएं हैं। अनेक सीमाएं जो हैं इसमें दी गई हैं। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है, दृश्य श्रव्य माध्यम में हम नाटक को अपनी आंखों से देख भी सकते हैं और पात्रों के संवादों को सुन भी सकते हैं, किंतु श्रव्य माध्यम में हम केवल सुन सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, दृश्य श्रव्य माध्यम में हम पात्रों के हाव भाव देखकर उनकी दशा का अनुमान लगा सकते हैं, किंतु श्रव्य माध्यम में हम ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, दृश्य श्रव्य माध्यम में मंच और पात्रों के वस्त्रों की शोभा और उनके सौंदर्य को देख सकते हैं, किंतु श्रव्य माध्यम में हम उनकी केवल कल्पना कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दृश्य श्रव्य माध्यम में किसी भी दृश्य या वातावरण को देखकर आनंद उठा सकते हैं, किंतु श्रव्य माध्यम में प्रत्येक की स्थिति को केवल ध्वनियों के माध्यम से ही समझ सकते हैं। जैसे जंगल का दृश्य प्रस्तुत करना हो तो जंगली जानवरों की आवाज़ और डरावना संगीत दिया जाता है। नेक्स्ट है, दृश्य माध्यमों में श्रव्य माध्यमों की तुलना में वातावरण की सृष्टि पात्रों के संवादों से की जाती है। समय की सूचना तथा पात्रों के चरित्र का उद्घाटन भी संवादों के माध्यम से ही होता है। लास्ट में यहाँ पे देख सकते हैं, श्रव्य माध्यम की इन सीमाओं को ध्वनि माध्यम से जो है पूरा किया जा सकता है। इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन दिया गया, इन दोनों में से एक करना आपको। क्वेश्चन है, नाटक और कहानी में क्या क्या असमानताएं हैं? दोनों में डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, कहानी और नाटक दोनों गद्य विद्याएं हैं। इनमें निम्नलिखित असमानता या अंतर हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाटक के बारे में। देखिए, नाटक ऐसी गद्य विधा है जिसका मंच पर अभिनय किया जाता है। सेकंड पॉइंट है, नाटक का संबंध लेखक, निर्देशक, दर्शक और श्रोता से है। नेक्स्ट है, नाटक का मंच पर अभिनय किया जाता है। नेक्स्ट है, नाटक को दृश्य में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट है, नाटक में मंच, सज्जा, संगीत, प्रकाश व्यवस्था का विशेष महत्व होता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कहानी के बारे में। देखिए, कहानी एक ऐसी गद्य विधा है जिसमें जीवन के किसी अंक विशेष का मनोरंजन जो है पूर्ण चित्रण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कहानी का संबंध लेखक और पाठकों से होता है। नेक्स्ट है, कहानी कहीं और पढ़ी जाती है। नेक्स्ट है, कहानी को आरंभ, मध्य और अंत के आधार पर बांटा जाता है। नेक्स्ट है, कहानी में मंच, सज्जा, संगीत और प्रकाश का जो है महत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। नैतिक शिक्षा के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, भगत सिंह व राजगुरु को लाहौर से बाहर निकालने में दुर्गा भाभी ने किस प्रकार मदद की? तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे, 1928 में जब भगत सिंह और राजगुरु अंग्रेज अफसर सैंडर्स को मारने के बाद ग्रोजों के कड़ी चौकसी के बीच लाहौर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो कोई उन्हें पहचान न सके। इसके लिए दुर्गा भाभी की सलाह पर एक सुनियोजित रणनीति के तहत भगत सिंह, उनके पति, दुर्गा भाभी उनकी पत्नी और राजगुरु नौकर बनकर सफलतापूर्वक वहां से निकल सके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र बसु द्वारा विद्युत तरंग पर किए गए शोध पर प्रकाश डालिए।
तो इसका आंसर है बोस ने ही सबसे पहले दर्शाया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगे किसी सुदूर स्थल पर हवा के सहारे पहुंच जा सकती है। ये तरंगे किसी क्रिया को दूसरे स्थान से नियंत्रित भी कर सकती हैं। उनकी यही धारणा बाद में रिमोट कंट्रोल सिस्टम का सैद्धांतिक आधार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनातन धर्म से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है सनातन का अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, अर्थात जिसका न आदि है न अंत है। सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है जो किसी समय पूरे भारत पर व्याप्त रहा है। विभिन्न कारणों से हम भारी धर्मांतरण के उपरांत भी विश्व के इस क्षेत्र की बहुसंख्यक जनसंख्या इसी धर्म में आस्था रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब करतार सिंह सराबा पर मुकदमा चला तो उसने क्या बयान दिए थे? तो इसका आंसर है करतार सिंह को फांसी न हो इसके लिए न्यायाधीश ने भी उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की थी। न्यायाधीश ने अदालत में उन्हें अपना बयान हल्का करने का मौका दिया था, लेकिन करतार सिंह ने अपने बयानों को और सख्त किया। आखिरकार 13 सितंबर 1915 को उनके 6 साथियों के साथ फांसी की सजा अदालत की तरफ से सुनाई गई थी और इस वीर बालक ने 19 वर्ष की छोटी सी उम्र में 16 नवंबर को भारत माता की गोद में हंसते हंसते बलिदान दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित प्रश्नों के यथानिर्दिष्ट उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा दीजिए। तो इसका आंसर है जहां उपमेय में उपमान के होने की कल्पना या संभावना हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में मनु जनु तनहु जनहु जानो मानहु मानो निश्चय इव जो आती आता है तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण की बात करें जैसे ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर सवर्ण। इसी में ख पार्ट में पहला है एक और दिगंबर का जो है संधि विच्छेद कीजिए। तो एक का बनेगा यहाँ पे 1 + 1 जिसमें विसर्ग संधि है और नेक्स्ट जो है यहाँ पे दिगंबर का जो है ये बनेगा आपका दिक प्लस अंबर और कै के नीचे अंत लगेगा। तो ये जो है व्यंजन संधि है। आपको जो है कमेंट में बताना है कि जो विद्यालय होता है विद्यालय की आपको संधि करनी है और संधि करने के बाद कौन सी संधि है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन है ताकि मुझे पता चले आपने वीडियो को ध्यान से देखा है। वीडियो अगर हेल्पफुल लग रही हो तो ज़रूर कमेंट में जो है एक अच्छा सा कमेंट करें और किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है निह प्लस आमिष इसकी संधि करनी है तो ये बनेगा आपका निरामिष में कौन सी संधि है कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट है द्विगु समास की परिभाषा दीजिए। तो इसका आंसर है जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो और समस्त पद समूह का बोध कराए तो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास का समास विग्रह करते समय दोनों पदों को लिखकर अंत में का समाहार या का समूह लिखते हैं। उदाहरण के लिए चौराहा 4 राहों का समूह। नेक्स्ट है रामकृष्ण और क्रीड़ा क्षेत्र का आपका विग्रह करके समास का नाम लिखना है। तो रामकृष्ण का बनेगा राम और कृष्ण द्वंद्व समास है और जो क्रीड़ा क्षेत्र इसका बनेगा क्रीड़ा के लिए क्षेत्र संप्रदान तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे नेक्स्ट है वाक्य जो शुद्ध कीजिए। तो वाक्य दिया गया है यहाँ पे तुम मेरे विचार को नहीं सुनते। यहाँ पे क्या जाएगा तुम मेरे विचार नहीं सुनते। यहाँ पे को वर्ड को हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा तुम मेरे विचार नहीं सुनते। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कहानी सौदेश्यपूर्ण है। सौदेश्यपूर्ण की यहाँ पे जगह पे आएगा यहाँ पे उद्देश्यपूर्ण है। ये जो कहानी है उद्देश्यपूर्ण है। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैंने आपसे अभी पूछा है विद्यालय का आपको संधि विच्छेद बताना है क्या बनेगा और कौन सी संधि है। यदि आपको प्रीवियस ईयर के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की जो है PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com, वहाँ से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।